नमस्कार। थर्ड सेमेस्टर वालों की फोर्थ यूनिट में कुछ टर्म्स और रह गए हैं, आज उनको देख लेते हैं। तो जो रह गया था एक सिंटैक्स है। सिंटैक्स वैसे तो ग्रामर में यूज़ होता है, लैंग्वेज में यूज़ होता है, लिटरेचर में भी यूज़ होता है। जो हम लैंग्वेज की जब बात करते हैं तो वहाँ पर पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और यही सही सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है और इसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, अदरवाइज आपका सेंटेंस गलत होता है। अगर लैंग्वेज वाले पेपर में आप थोड़ा भी इधर उधर करेंगे तो हम आपका सेंटेंस काट देते हैं और आपको बताते हैं कि बेटा ये गलत सेंटेंस है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पहले नहीं आना चाहिए। वो पैसिव वॉइस होता है तब ऑब्जेक्ट पहले आता है। तो उधर अलग रूल्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। लेकिन लिटरेचर में क्या है, एक लिबर्टी रहती है ऑथर्स के पास, खासकर पोइट्स के पास एक लिबर्टी होती है, एक आज़ादी होती है। वो जैसे चाहें वैसे ग्रामर को तोड़ मरोड़ सकते हैं, अपने सेंटेंसेस को तोड़ मरोड़ सकते हैं। क्योंकि जैसे आप देखते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा सेंटेंस कभी पूरा नहीं हो पाता, या फिर हम घबराए हुए होते हैं तो सेंटेंस ढंग से नहीं बोल पाते, है ना। जब हमारे ऊपर हमारी कोई भी फीलिंग हावी होती है तो हम सेंटेंस पूरा ढंग से नहीं कर पाते, ग्रामेटिकली सेंटेंस हम नहीं बोल पाते। जैसे मैं भी अभी आपसे बात करती हूँ तो कई बार मेरे सेंटेंस इधर उधर होते हैं, पहले मैं ऑब्जेक्ट बोल जाऊँगी, फिर सब्जेक्ट बोलूँगी। तो बोलचाल में अलग होता है, जो ग्रामर होती है अलग होती है और लिखने में अलग होती है। तो लैंग्वेज में लिखने वाली ग्रामर यूज़ होती है और लिटरेचर में अक्सर बोलने वाली ग्रामर यूज़ होती है, खासकर ड्रामा में, क्योंकि वहाँ संवाद होते हैं, डायलॉग्स होते हैं। तो लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है वो चेंज हो जाता है। देखिए, मीनिंग ऑफ सिंटैक्स, सिंटैक्स इन लिटरेचर रेफर्स टू द वे इन विच वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आर प्लेस्ड टुगेदर। तो साहित्य में सिंटैक्स यानी कि आप इसको क्या कह सकते हैं, ग्रामर, तो व्याकरण को तो ग्रामर कहते हैं। सिंटैक्स यानी आप नियम कह सकते हैं, भाषा के नियम, अभिव्यक्ति के नियम। तो सिंटैक्स का मतलब वो शब्द और सेंटेंस हैं जब वो एक ख़ास तरीके से साथ रखे जाते हैं, वो तरीका है। यूजुअली प्रायः इन द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेज़ी भाषा में, द सिंटैक्स शुड फॉलो अ पैटर्न। जो सिंटैक्स है, जो ग्रामर है, व्याकरण है, वो उसमें जो सेंटेंस है एक पैटर्न फॉलो करता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद उसके बाद आती है और ऑब्जेक्ट उसके बाद आता है। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं मैंने खाना खा लिया है ना। तो मैंने आ गया, मैं यानी कि सब्जेक्ट आ गया, और खाना जो कि ऑब्जेक्ट है वो पहले आ गया, और खा लिया है यानी कि जो वर्ब है वो बाद में आती है। जबकि इंग्लिश में आई हैव टेकन द फूड, है ना, या आई हैव ईटन द फूड, तो क्या है, वहाँ फूड बाद में आता है, हिंदी में पहले आता है। तो सभी लैंग्वेजेस का सिंटैक्स, उनकी ग्रामर अलग अलग होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर पैटर्न अलग होता है। तो इंग्लिश में ये पैटर्न फॉलो किया जाता है। नेवरदिलेस, किंतु समटाइम्स, कभी कभी, ऑथर्स प्ले अराउंड विद दिस, जो लेखक लोग हैं इससे थोड़ा सा खिलवाड़ कर लेते हैं, टू अचीव यानी प्राप्त करने के लिए, अ लिरिकल रिदमिक रेटोरिक एंड क्वेश्चनिंग इफेक्ट। यानी कि एक लिरिकल मीन्स एक लयबद्ध आप कह सकते हैं, रिदमिक वो तालबद्ध होता है, रेटोरिक यानी बोलचाल की जो भाषा होती है, रेटोरिशियंस यानी भाषण कला होती है रेटोरिक, और क्वेश्चनिंग इफेक्ट, कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जैसे मोदी जी को बोलते हुए सुना होगा आपने, है ना। तो ये क्वेश्चनिंग इफेक्ट होता है। It is not related to the act of choosing specific words or even the meaning of each word or the overall meanings conveyed by the sentences. यानी ये जो सिंटैक्स है, इट इज़ नॉट रिलेटेड, ये संबंधित नहीं होता, टू द एक्ट यानी कार्य से, ऑफ चूजिंग चुनने के, स्पेसिफिक वर्ड्स खास शब्द, और इवन द मीनिंग या फिर वो अर्थ ऑफ ईच वर्ड प्रत्येक शब्द का, और द ओवरऑल मीनिंग या फिर जो टोटल अर्थ होता है, कन्वेड बाय द सेंटेंसेस, जो कि वाक्य हमको बताते हैं। यानी कि जो सिंटैक्स है वो इसेंशियल मीनिंग तो आपको समझ में आता है, मीनिंग तो वही अभिव्यक्त करता है जो ऑथर कहना चाह रहा है ना। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होगा तब भी वही अर्थ निकलेगा, और थोड़ा जो सब्जेक्ट है इधर उधर होगा तो भी मीनिंग वही निकलेगा, लेकिन थोड़ा चेंज आ जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं,
यहाँ तो एग्जाम्पल देखिए कैंटरबरी टेल्स से दिया गया है और नीचे टेम्पेस्ट से दिया गया है, ये दोनों ही आपने नहीं पढ़े हैं। चलिए थर्ड सेमेस्टर वालों ने ओथेलो तो पढ़ा ही है। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल आपको ओथेलो से दे रही हूँ। एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट और इयागो का स्पीच है। देखिए ये जो यहाँ पर सेंटेंस आप देख रहे हैं, नॉट आई फॉर लव एंड ड्यूटी, है ना। तो यहाँ पर इयागो कह रहा है कि मैं प्यार की वजह से या कर्तव्य निष्ठा की वजह से कोई इसके साथ नहीं हूँ, ओथेलो के साथ नहीं हूँ, बल्कि मेरे खुद अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, मतलब कि मेरे खुद स्वार्थ हैं, मैं अपने मतलब से ओथेलो के साथ हूँ, ये बात कह रहा है वो। तो अगर सिंपल सेंटेंस ये होगा तो क्या कहेंगे आप? अगर सिंपली इसको कहेंगे तो कैसे कहेंगे? आई एम नॉट, इस तरीके से कहेंगे ना, आई एम नॉट फॉर लव एंड ड्यूटी, या फिर आई एम नॉट विद ओथेलो फॉर लव एंड ड्यूटी। सिंपल सेंटेंस ये होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस जब आप बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर ओथेलो ने कहा नॉट आई फॉर लव एंड ड्यूटी, तो इस तरीके का सेंटेंस आप जनरली यूज़ नहीं करते हैं, है ना। तो ऐसे ढेर सारे सेंटेंसेस आपको किसी भी ड्रामा में मिल जाएंगे। ओथेलो को ही जब आप पढ़ते चले जाएंगे तो आपको इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे जो कि प्रॉपर जो नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जो नॉर्मल सेंटेंस पैटर्न है, उसको फॉलो नहीं करते हैं, ग्रामर को फॉलो नहीं करते हैं। तो आप और ढूंढ लीजिएगा एग्जाम्पल्स और इसमें इंक्लूड कर दीजिएगा। अब यहाँ देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सिंटैक्स। सिंटैक्स इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइटिंग। तो सिंटैक्स एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है लेखन का। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस अ सर्टेन टाइप ऑफ रेटोरिक और मेक प्रोज और वर्स राइटिंग मोर प्लीजिंग टू द ईयर। तो इट इज़ यूज, इसका प्रयोग किया जाता है टू प्रोड्यूस यानी पैदा करने के लिए या लिखने के लिए, अ सर्टेन टाइप ऑफ रेटोरिक एक विशेष प्रकार की भाषण कला, और मेक प्रोज और वर्स राइटिंग मोर प्लीजिंग टू द ईयर यानी जो गद्य है या पद्य है उसको सुनने में ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए। पोइट्स आर स्पेशली नोन फॉर प्लेइंग विद सिंटैक्स। जो कवि हैं वो ख़ास तौर पर जाने जाते हैं सिंटैक्स के साथ खिलवाड़ करने के लिए, रीअरेंजिंग वर्ड्स इनटू अनयूजुअल ऑर्डर्स, और वो रीअरेंज करते हैं, पुनर्व्यवस्थित करते हैं शब्दों को अनयूजुअल मीन्स अस्वाभाविक ऑर्डर्स में, यानी जो नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसको बिगाड़ देते हैं, एबनॉर्मल कर देते हैं। अ वैरायटी ऑफ एस्थेटिक इफेक्ट्स कैन बी अचीव। तो इससे क्या होता है कि बहुत एक विविधता प्राप्त होती है एस्थेटिक इफेक्ट्स की। एस्थेटिक मीन रिलेटेड टू ब्यूटी, यानी जो लिटरेरी ब्यूटी है वो बढ़ जाती है। डिपेंडिंग ऑन हाउ द राइटर चेंजेस देयर सिंटैक्स अराउंड, यानी किस तरीके से लेखक अपने सिंटैक्स को बदलते हैं उस पर निर्भर करती है कि कितनी लिटरेरी ब्यूटी बढ़ेगी। जैसे कि जब भावनाओं की अधिकता दिखानी होती है तो फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर को बिगाड़ा जाता है, जैसे कि रियल लाइफ में हम लोग नहीं पूरा कर पाते। मैंने अभी आपको बताया कि जब हम गुस्से में होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमारे सेंटेंसेस कभी पूरे नहीं होते। तो वही फीलिंग यहाँ लाने के लिए अपने राइटिंग्स में लेखक ऐसा करते हैं। सिंटैक्स इज ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द पेस ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग। तो सिंटैक्स का प्रयोग किया जाता है, पेस माने गति होती है, स्पीड ऑफ राइटिंग लेखन की, उसको कंट्रोल करने के लिए। इट कैन मेक द रीडर मूव क्विकली और स्लोली। तो इस सिंटैक्स के हिसाब से रीडर फास्ट चल सकता है और धीरे चल सकता है थ्रू द स्टेंजाज पैराग्राफ्स, यानी जो स्टेंजाज पोइट्री में होते हैं, पैराग्राफ्स प्रोज में होते हैं, तो उनके थ्रू जब चलता है जो रीडर है, पाठक है, तो वो क्विकली चलेगा या स्लोली चलेगा, ये सिंटैक्स पर डिपेंड करता है। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द मूड। इससे मूड भी प्रभावित होता है, भावावस्था प्रभावित होती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि भाई सेंटेंस पूरे नहीं हो रहे हैं, इसलिए या तो गुस्से में है, भावनाएं भरी हुई हैं, मूड कैसा है, भाव कैसा है, ये हमको पता चलता है। When writers use syntax to their advantage, they can also create a specific atmosphere in a piece। यानी जब लेखक इस सिंटैक्स को अपने फ़ायदे के लिए प्रयोग करते हैं तो वो एक ख़ास एटमॉस्फेयर, एक ख़ास वातावरण भी पैदा करते हैं। इन अ पीस माने एक रचना में, साहित्यिक रचना में। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, लॉन्ग रन ऑन सेंटेंसेस, लंबे खींचने वाले जो वाक्य हैं, आर गोइंग टू हैव अ डिफरेंट इफेक्ट, उनका अलग प्रभाव पड़ता है देन शॉर्ट वंस, छोटे वाले सेंटेंसेस से।
फिर है डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्स एंड डिक्शन। तो डिक्शन पे भी आपने वीडियो देखी होगी, तो सिंटैक्स और डिक्शन में क्या फ़र्क है। डिक्शन मैंने बताया था सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज होता है, किस तरीके के वर्ड्स चूज़ करता है ऑथर, उसको डिक्शन कहते हैं। तो सिंटैक्स अलग चीज़ है, किस तरीके का ग्रामेटिकली डिस्टॉर्टेड सेंटेंसेस यूज़ करते हैं या ग्रामेटिकली नॉर्मल सेंटेंस यूज़ करते हैं, वो सिंटैक्स कहलाता है। Syntax and diction are both equally integral parts of the formation of meaning into sentences। यानी जो syntax और diction है वो समान रूप से integral parts हैं, यानी अभिन्न अंग हैं, उनके बिना काम नहीं चल सकता। of the formation of meaning यानी अर्थ पैदा करने में into sentences, वाक्यों में। however लेकिन diction refers to the meaning of the words। diction का जो संदर्भ है, diction का जो मतलब है, वो शब्दों का अर्थ है यूज जिनका प्रयोग किया गया है, वाइल जबकि सिंटैक्स रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। और सिंटैक्स का मतलब होता है उन शब्दों की व्यवस्था, उन शब्दों का अरेंजमेंट। यानी डिक्शन सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स और सिंटैक्स अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ये दोनों में डिफरेंस है। अ राइटर माइट चूज टू यूज कोलोकियल डिक्शन। एक लेखक चुन सकता है, कोलोकियल माने बोलचाल के जो शब्द होते हैं, इंक्लूडिंग वर्ड्स दैट आर कॉमनली यूज्ड, जिनमें कि शामिल होते हैं वो शब्द जो कि सामान्य तौर पर प्रयोग किए जाते हैं इन एवरीडे कन्वर्सेशन, रोजमर्रा के बातचीत में। और दे माइट चूज, या फिर वो प्रयोग कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट डिक्शन, यानी अमूर्त शब्दों को, समथिंग दैट इज मोर कॉमन इन पोइट्री। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत कॉमन हैं, बहुत सामान्य हैं पोइट्री में। जैसे मैंने अभी जो आपको शी वॉक्स इन ब्यूटी पोइम पढ़ाई थी लॉर्ड बायरन की, तो उसमें ब्रो बी आईब्रो जो शब्द है, मैंने आपको बताया था कि ब्रो शब्द जो होता है, वैसे तो आईब्रो होती है आँख के ऊपर जो पतली सी बालों की रेखा होती है वो होती है, लेकिन पोइट्री में ब्रो का मतलब फोरहेड होता है, माथा होता है। और अक्सर आपने देखा होगा MORN मॉर्न, मॉर्न शब्द आप नॉर्मली प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। आप जो लिखते हैं, अपना आंसर लिख रहे हैं किसी क्वेश्चन का, तो आप उसमें मॉर्न शब्द यूज़ नहीं कर सकते, है ना। मॉर्न का मतलब मॉर्निंग होता है, तो आपको मॉर्निंग ही यूज़ करना है, जबकि पोइट को अलाउड होता है वो मॉर्निंग की जगह मॉर्न और इवनिंग की जगह इवन ये शब्द भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन आप मॉर्न का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसे ही ब्रो का प्रयोग आप फोरहेड के लिए, माथे के लिए नहीं कर सकते। तो ये जो लिबर्टी है ये ऑथर्स के पास ही होती है। फिर है एन ऑथर मस्ट मेक चॉइसेस ऑफ बोथ डिक्शन एंड सिंटैक्स। एक लेखक को चुनाव करना होता है दोनों चीज़ों का, डिक्शन का और सिंटैक्स का, टू प्रॉपरली कन्वे अ सर्टेन वॉइस, यानी उचित रूप से बताने के लिए एक निश्चित आवाज़, एंड द टू कंसेप्ट्स टुगेदर क्रिएट अ यूनिक स्टाइल फॉर द पोइट। और ये दो कंसेप्ट्स यानी कि लैंग्वेज और ग्रामर के, यानी डिक्शन और सिंटैक्स के टुगेदर माने मिलकर, क्रिएट पैदा करते हैं अ यूनिक स्टाइल, एक अद्वितीय शैली फॉर द ऑथर, लेखक के लिए। तो हर ऑथर का डिक्शन अलग होता है, हर ऑथर का सिंटैक्स अलग होता है ना, क्योंकि किसी का भी स्टाइल एक दूसरे से मिलता थोड़ी है। आप जब कंपैरिजन करते हैं तो उसमें बहुत सारे कंट्रास्ट आपको देखने को मिलते हैं। सिमिलैरिटीज़ भी कभी कभी मिल जाती हैं, सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, लेकिन एकदम एक जैसा किसी का स्टाइल हो ये नहीं होता है ना। जैसे आप बेकन का स्टाइल देखते हैं, कितने छोटे छोटे से सेंटेंसेस होते हैं और इतने छोटे छोटे से उसके एसेज होते हैं, एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए वो जाना जाता है। दूसरी तरफ अगर आप एजी गार्डिनर को देखें, उसकी एकदम मॉडर्न लैंग्वेज है और वो अपने एनेक्डोटल स्टाइल के लिए जाना जाता है। चार्ल्स लैम्ब के आपने एसेज पढ़े और उसका स्टाइल एकदम अलग है ना। तो हर किसी का स्टाइल अलग होता है, हर किसी का डिक्शन अलग होता है, हर किसी का सिंटैक्स अलग होता है। हर ऑथर का अपना एक शैली होती है, एक स्टाइल होता है। चलिए अगला जो आपका टर्म है वो है थीम। हालांकि थीम से आप परिचित हैं, यानी जो चीज़, जो फीलिंग, जो भावना, जो आइडिया, जो आइडियोलॉजी, जो थॉट, पूरे एक जो लिटरेरी वर्क आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप कोई ऐसे पढ़ रहे हों, चाहे आप शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं, आप नॉवल पढ़ रहे हैं, आप ड्रामा पढ़ रहे हैं, आप पोएम पढ़ रहे हैं, उनमें कोई कुछ विचार होते हैं, कुछ आइडियोलॉजी होती है, कुछ थॉट्स होते हैं, कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जो कि पूरी पोएम में मूव करते रहते हैं, है ना।
आते रहते हैं, इको करते रहते हैं। आपको लगता है कि देखो फिर ये कहीं ना कहीं इको कर रहा है, गूंज रहा है, ऐसी भावना आ रही है, पढ़ते वक्त आपको महसूस होता है, तो वो उस लिटरेरी वर्क की थीम कहलाती है। चलिए और यहाँ पे पढ़ लेते हैं। मीनिंग ऑफ थीम, थीम का अर्थ, द थीम रेफर्स टू द मैसेज दैट इज इंटेंडेड टू बी एक्सप्रेस थ्रू द स्टोरी। तो थीम रेफर करती है उस संदेश के लिए जो कि इंटेंडेड टू यानी इरादा होता है, टू बी एक्सप्रेस जिसको अभिव्यक्त करने का, थ्रू द स्टोरी कहानी में। तो यहाँ पर स्टोरी लिख दिया गया है, लेकिन थीम पोइम में भी होती है, थीम नॉवल में भी होती है, थीम ड्रामा में भी होती है, थीम ऐसे में भी होती है। यानी जितने भी लिटरेरी वर्क्स हैं उन सब में कोई ना कोई थीम होती है ना। तभी तो आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते हैं तो एक हेडिंग थीम का डालते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट इज द मेन आइडिया, ये वो मुख्य विचार होता है, और द लेसन या फिर वो सबक होता है, टू बी लर्न जो सीखा जाना है, फ्रॉम द प्ले नाटक से। अब यहाँ स्टोरी वो नाटक में भी एक स्टोरी होती है ना, तो नाटक से या फिर उस कहानी से या उस नॉवल से जो सबक सीखा जाना है। सम कॉमन थीम्स इन लिटरेचर, कुछ सामान्य थीम्स होती हैं, विषय वस्तु होती हैं लिटरेचर में, साहित्य में। आर वो है लव, प्यार, जो लव थीम है वो तो बहुत प्रोमिनेंट है, पूरा साहित्य लव के इर्द गिर्द घूमता है ना। लव के कई टाइप्स होते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं कि हीरो हीरोइन का प्यार होता है, लड़के लड़की का प्यार होता है, माँ बेटे का प्यार होता है, माँ बेटी का प्यार होता है, बाप बेटे का प्यार होता है, बाप बेटी का प्यार होता है ना, दोस्तों का होता है, भाइयों का प्यार होता है। तो लव एक बहुत वाइड पर्सपेक्टिव है, एक बहुत यानी इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं लव के। ईश्वर से भी प्यार होता है ना, तो बहुत सारे आयाम हैं इसके, और ये लिटरेचर में पूरे में छाया हुआ है। वॉर है, युद्ध की थीम पे, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने आर्म्स एंड द मैन अभी मेरे साथ पढ़ा है, तो उसमें लव और वॉर दोनों ही थीम्स हैं, और लेकिन उनको एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ देखा गया है। उसको एंटी रोमांटिक कॉमेडी कहा गया है, क्योंकि एक अलग आइडियोलॉजी वहाँ पर दिखाई गई है, वहाँ हॉलोनेस दिखाई गई है, लव और वॉर की खोखलापन दिखाया गया है। तो एक बच्चा कह रहा था कि मैम जो हमने पढ़े हैं ड्रामा उनसे एग्जाम्पल दिया कीजिए, क्योंकि मैं, कुछ बच्चों ने मैकबेथ नहीं पढ़ा, मैं मैकबेथ के एग्जाम्पल देती हूँ, या किंग लियर के देती हूँ, टेम्पेस्ट के देती हूँ, हेमलेट के देती हूँ। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़े हैं, तो आप थर्ड सेमेस्टर वालों ने सभी ने आर्म्स एंड द मैन तो अभी मेरे साथ पढ़ा है, और अभी पिछला जो एग्जाम्पल मैंने आपको ओथेलो से दिया, तो मैं कोशिश करूंगी कि जो ड्रामाज आपने पढ़ रखे हैं मैं आगे उनसे एग्जाम्पल दूं। मैंने जो अपलोड किए हुए हैं उन्हें आप एक बार देख लीजिए अगर नहीं पढ़े हैं तो, क्योंकि मैं ज़्यादातर एग्जांपल्स वहीं से दे रही हूँ जो मैंने अपलोड कर रखे हैं। डॉक्टर फोस्टर्स अपलोड किया हुआ है, वो आप देख लीजिए, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, हेमलेट है, तो इनको देख लीजिए बेटा एक बार, ठीक है। लव वॉर रिवेंज की थीम है, हेमलेट में पूरा रिवेंज है, बदला लेता है, उसके बाप को मार डाला चाचा जी ने और माँ से शादी कर ली है हेमलेट की माँ से, तो वहाँ वो बदला लेता है, रिवेंज की थीम है। बिट्रेयल है, धोखा है, तो जैसे यहाँ है मैकबेथ में बिट्रेयल है, धोखा देता है, और मैकबेथ को छोड़िए आप, ओथेलो में भी बिट्रेयल है, यागो कितना बड़ा धोखा देता है ओथेलो को। पैट्रियटिज्म की थीम है, देशभक्ति की थीम है, ट्रेजेडी है, गद्दारी है, तो ये सारी थीम्स हैं। थीम ऑफ अ प्ले रेफर्स टू इट्स सेंट्रल आइडिया, यानी जो थीम है एक नाटक की, वो उसका मुख्य आइडिया, जो मुख्य विचार है वो दर्शाती है। द थीम कैन आइदर बी क्लियरली स्टेटेड, यानी कभी कभी तो थीम को स्पष्ट रूप से कह दिया जाता है थ्रू डायलॉग, संवाद के द्वारा, और एक्शन या एक्शन के द्वारा। जैसे कि आर्म्स एंड द मैन में ब्लेंड शली के जो डायलॉग्स हैं, मैंने आपको मार्क भी करवाए थे, बार बार मैं आपको मार्क करवा रही थी, और मैं आपसे कह रही थी कि इनको मार्क कीजिए कि ये माउथ पीस हैं, मतलब कि जो बात आपसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहना चाहते हैं वो ब्लेंड शली के मुंह से कहलवा रहे हैं। एक बार उन्होंने सर्जियस के मुंह से भी कहलवाया, और वो आपके उसमें भी आया था, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें वो क्वेश्चन आया भी था कि जो सोल्जरिंग है वो एक आर्ट है अटैक करने की, जब आप अच्छी पोजीशन में होते हैं और आपका दुश्मन कमज़ोर होता है तो उस वक्त आप अटैक कर दीजिए, और जब आपका दुश्मन ताकतवर हो, आप कमज़ोर हो, तो चुपचाप से मतलब अपने आप को बचा लीजिए। तो सोल्जरिंग ये आर्ट है।
तो ये कौन कह रहा है? सर्जियस बोल रहा है, लेकिन कहलवा कौन रहा है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहलवा रहे हैं। तो ये जो थीम है क्लियरली स्टेटेड है, यानी साफ तौर पर कही गई है थ्रू डायलॉग, संवाद के द्वारा और एक्शन के द्वारा, और कैन बी इन्फर्ड आफ्टर वॉचिंग द एंटायर परफॉर्मेंस, या फिर पूरी परफॉर्मेंस देखने के बाद एंड में आपको बताई जा सकती है, एपिलॉग में, है ना, लास्ट में बता दिया जाता है। जैसे कि आपने डॉक्टर फॉस्टर्स देखा, जब एंड में उसकी डेथ हो जाती है, कितनी बुरी तरीके से उसकी डेथ होती है, उसको फाड़ डालते हैं राक्षस, जो शैतान आते हैं वो उसको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, उसको उसकी चीर फाड़ डालते हैं। तो उसके बाद एपिलॉग होता है। तो जो मॉरल लेसन है या जो थीम है वो एंड में भी हमको पता चलती है एपिलॉग के माध्यम से। कोरस एंड में आके हमको बताता है कि भाई कट गई वो ब्रांच जो बहुत ऊपर जा सकती थी, जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल था, बहुत पावर थी, लेकिन बुरे कामों में पड़ गया और उसका क्या हश्र हुआ। तो वो पूरी परफॉर्मेंस के बाद हमको सुनने को मिलता है। द थीम इज द फिलोसफी दैट फॉर्म्स द बेस ऑफ द स्टोरी और मॉरल लेसन दैट द कैरेक्टर्स लर्न। तो जो थीम है वो फिलोसफी है, वो दर्शन है, दैट फॉर्म्स जो बनाता है, द बेस माने फाउंडेशन, यानी नींव, आधारशिला, ऑफ द स्टोरी कहानी की, और अ मॉरल लेसन या फिर एक नैतिक पाठ होता है, दैट द कैरेक्टर्स लर्न जो कि पात्र सीखते हैं। इट इज़ द मैसेज, ये वो संदेश है, दैट द प्ले गिव्स जो कि नाटक हमको देता है, टू द ऑडियंस यानी दर्शकों को। द थीम ऑफ अ प्ले कुड बी, ये एक नाटक की विषय वस्तु हो सकती है, ऑफ हाउ कि किस तरीके से ग्रीड लालच लीड्स ले जाता है टू वंस डिस्ट्रक्शन यानी विनाश की ओर, और हाउ और किस तरीके से द रॉन्ग यूज ऑफ अथॉरिटी गलत प्रयोग ताकत का अल्टीमेटली अंततः रिजल्ट्स उसका परिणाम होता है इन द एंड ऑफ पावर यानी शक्ति खत्म हो जाती है। तो जितने भी अभी मेरे साथ आपने नाटक पढ़े हैं, ख़ास तौर पर आपने डॉक्टर फॉस्टर्स जैसे पढ़ा, अथेलो पढ़ा, मैकबेथ पढ़ा, तो उन सब में आपने यही तो देखा है ना। मैकबेथ में आपने ये देखा, अथेलो में आपने ये देखा, आपने डॉक्टर फॉस्टर्स में देखा ही है, हेमलेट में देख ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ दिखती हैं। द थीम ऑफ अ प्ले नाटक की विषय वस्तु कुड बी ब्लाइंड लव हो सकती है, अंधा प्यार, और द स्ट्रेंथ या फिर ताकत ऑफ सेल्फलेस लव निस्वार्थ प्रेम की, एंड सेक्रीफाइस और त्याग की, बलिदान की, और ट्रू फ्रेंडशिप या फिर सच्ची दोस्ती की, जैसे कि आपने मर्चेंट ऑफ वेनिस में देखी थी, है ना, सच्ची दोस्ती थी एंटोनियो और बेसेनियो की। तो ये सारी थीम्स आपको देखने को मिलती हैं। कोई भी नाटक आप पढ़िए, और फिर एक नाटक में एक थीम नहीं होती है ना, ढेर सारी थीम्स होती हैं। जैसे आप मर्चेंट ऑफ वेनिस को ही लगेंगे, अब थर्ड सेमेस्टर वाले कहेंगे हमने मर्चेंट ऑफ वेनिस नहीं पढ़ा। चलिए मैं वापस आपकी ओथेलो पर ही आ जाती हूँ कि अब वहाँ पर कितनी सारी थीम्स हैं। देखिए डेस्डिमोना का कितना बड़ा प्यार है कि वो शक्ल सूरत पर नहीं जाती, सिर्फ उसकी वीरता देखती है, उसकी क्वालिटीज़ देखती है और मर मिटती है, उसी से प्यार करती है। तो ये उसका प्यार है। प्यार उसको ओथेलो भी करता है, लेकिन जो यागो है उसका बिट्रियल है, तो ये बिट्रियल भी एक वहाँ पर थीम है, लव भी वहाँ पर एक थीम है। क्रेडुलसनेस यानी जो कान का कच्चा है, बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है ओथेलो यागो की बातों पर, यह भी एक थीम है। जेलसी एक थीम है कि भाई मेरी बीवी से कोई दूसरा क्यों बात कर रहा है, या मेरी बीवी से क्यों मतलब होता है, जेलसी होती है हस्बैंड्स के अंदर, तो वो भी यहाँ एक थीम है। तो बहुत सारी थीम्स होती हैं एक ड्रामा में या एक नॉवल में या एक कहानी में। और अब है डिफरेंस बिटवीन थीम एंड मॉरल्स। तो अंतर क्या है थीम में और नैतिक पार्ट्स जो मिलता है, नैतिक सबक मिलता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। इफ़ द थीम ड्राइव्स होम द सेंट्रल मैसेज दैट द राइटर वुड लाइक टू कन्वे, देन हाउ इज इट एनी डिफरेंस फ्रॉम द मॉरल ऑफ द स्टोरी। मतलब अगर थीम का मतलब वो मॉरल लेसन है जो कि लेखक हमको देना चाहता है, तो थीम में और मॉरल ऑफ द स्टोरी में अंतर क्या है। इन ट्रुथ वास्तव में थीम्स आर फार मोर जनरल, जो थीम है वो ज़्यादा सामान्य होती हैं, जनरल होती हैं, देन द मॉरल ऑफ द स्टोरी, कहानी के नैतिक पाठ की तुलना में।
द मॉरल इज अ स्पेसिफिक लेसन। जो मॉरल है कहानी का वो एक खास सबक होता है दैट द ऑथर इज ट्राइंग टू टीच, जो लेखक आपको सिखाना चाह रहा है। मीनवाइल जबकि द थीम कैन बी मोर जनरलाइज्ड, जो थीम है, जो विषय वस्तु है, वो ज़्यादा सामान्य हो सकती है। देयर कैन ऑल्सो बी मोर देन वन थीम इन अ स्टोरी, और एक कहानी में एक से ज़्यादा थीम्स हो सकती हैं, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया। रीडर्स अनकवर थीम, रीडर्स को विषय वस्तु पता चलती है एज दे गो अलोंग, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं। बिकॉज क्योंकि इट कंसिस्टेंटली रीअपियर्स, ये लगातार दोहराई जाती है थ्रू आउट द वर्क, पूरे रचना में, ऑफ फिक्शन यानी नॉवेल या कहानी की, और नॉन फिक्शन या फिर नॉन फिक्शन जैसे कि एसेज होते हैं। एज सच कुल मिलाकर अ मॉरल कैन बी अ थीम, एक जो नैतिक सबक है ना, जो मॉरल लेसन है, वो एक थीम हो सकता है। बट द थीम डज नॉट हैव टू बी द मॉरल ऑफ द स्टोरी, लेकिन जो थीम है वो हमेशा मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं होती। अब जैसे फिर मैं आपको एग्जांपल दूं मैकबेथ का, क्योंकि मैकबेथ को ना पढ़ना आपके लिए एक, जैसे कि आपने ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी हो। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और अगर आपने मैकबेथ नहीं पढ़ा तो आपने बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी है। आप अपने आप को लिटरेचर का स्टूडेंट कहिए ही मत अगर आपने शेक्सपियर की ये 4 ट्रेजेडीज नहीं पढ़ी हैं। इसलिए मैंने मैकबेथ अपलोड कर दिया, ओथेलो कर दिया, हैमलेट चल रहा है, उसके बाद किंग लियर भी करूँगी। तो देखिए वहाँ पर जो रिवेंज, हाँ नहीं रिवेंज क्या, वहाँ पर पहले तो बिट्रेयल है यानी धोखा, और तो जो धोखा है वो मॉरल लेसन तो हो नहीं सकता। अब ऐसे ही यहाँ पर देखिए ओथेलो में भी इयागो के द्वारा धोखा दिया जाता है ओथेलो को, तो ये एक थीम है, लेकिन ये मॉरल लेसन तो नहीं है। मॉरल लेसन क्या है कि भाई किसी पर इस तरीके से भरोसा मत कीजिए, है ना, आपने या फिर कान के कच्चे मत बनिए बहुत जल्दी, या फिर जेलस मत रहिए कि अपनी बीवी पर भरोसा कीजिए थोड़ा, या फिर चीज़ों को अच्छे से तहकीकात तो कीजिए कि जो आप सुन रहे हैं, इयागो जो आपको बता रहा है वो सच है भी कि नहीं, है ना। तो ये एक मॉरल लेसन है। तो थीम क्या है, जो बुरी चीज़ें हैं वो भी थीम होती हैं, लेकिन वो मॉरल तो नहीं होती, है ना। तो ये डिफरेंस है मॉरल लेसन में और थीम में। रिवेंज है वो मॉरल लेसन तो नहीं है लेकिन थीम है। हेट्रेड है वो मॉरल लेसन तो नहीं है लेकिन एक थीम है ना। तो थीम जो है वो हमेशा मॉरल लेसन नहीं होता, लेकिन मॉरल लेसन थीम होता है। तो ये हुआ थीम। अब चलते हैं एक और आपका लास्ट आपके सिलेबस में है अंडरस्टेटमेंट। अंडरस्टेटमेंट यानी किसी वो एग्जेजरेशन का या हाइपरबल का अपोजिट है। एग्जेजरेशन में या हाइपरबल में क्या होता है, आप चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, और अंडरस्टेटमेंट में बड़ी चीज़ों को भी घटा कर कहते हैं। मीनिंग ऑफ अंडरस्टेटमेंट, अंडरस्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? अंडरस्टेटमेंट इज अ रेटोरिकल डिवाइस, ये एक बोलचाल की तकनीक है या फिर एक लिटरेरी डिवाइस आप कह सकते हैं, साहित्यिक तकनीक है। दैट इज यूज, जिसका प्रयोग किया जाता है टू डाउन प्ले यानी कमतर आंकने के लिए, एन आइडिया एक विचार को, और इवेंट एक घटना को, इन ऑर्डर फॉर द ऑडियंस टू हैव अ मोर फेवरेबल रेस्पॉन्स टुवर्ड्स इट, ताकि ऑडियंस के अंदर इसके प्रति ज़्यादा फेवरेबल रेस्पॉन्स हो, यानी उनकी प्रतिक्रिया ज़्यादा फेवरेबल हो, इसलिए जानबूझकर उसे कमतर आंका जाता है। अ परफेक्ट एग्जाम्पल, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ एन अंडरस्टेटमेंट, एक अंडरस्टेटमेंट का इन लिटरेचर साहित्य में, इज वन रोमियो सेज टू जूलियट। रोमियो जूलियट से कहता है पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो, यानी जुदाई एक ऐसा मीठा दर्द है, इंस्टेड ऑफ बजाय ये कहने के आई एम गोइंग टू किल माई सेल्फ, मैं अपने आप को मारने जा रहा हूँ, बिकॉज आई कांट स्टैंड द पेन ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम यू, क्योंकि मैं तुमसे दूर रहने का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। Understatement is the description of something as having much less of a particular quality than it does. तो अंडरस्टेटमेंट क्या है? एक डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है, ऑफ समथिंग किसी चीज़ का, एज हैविंग मच लेस ऑफ के जैसे बहुत कम हो, एक पर्टिकुलर एक खास गुण, देन इट डज जब जो कि जितना होता है उससे कम दिखाया जाता है। दैट ऑफन इन्वॉल्व्स जिसमें अक्सर शामिल होता है रिप्रेजेंटिंग प्रस्तुत करना, समथिंग किसी चीज़ को, एज लेस इम्पॉर्टेंट
यानी कम महत्वपूर्ण बताकर, लेस वैल्यूएबल कम कीमती बताकर, और स्मॉलर और ज़्यादा छोटा दिखाकर देन इट इज़ जितना कि ये है। अंडरस्टेटमेंट इज द अपोजिट ऑफ हाइपरबल। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अंडरस्टेटमेंट हाइपरबल का अपोजिट है। हाइपरबल में बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है चीज़ों को। द यूज ऑफ अंडरस्टेटमेंट इन राइटिंग इज अ ग्रेट वे टू क्रिएट ह्यूमर एंड ड्रॉ आउट द इमोशंस ऑफ योर ऑडियंस। तो जो अंडरस्टेटमेंट का प्रयोग है लेखन में, वो एक तरीका है ह्यूमर पैदा करने का और इमोशंस खींच कर निकालने का ऑफ योर ऑडियंस, आपकी जो दर्शक हैं उनकी। अंडरस्टेटमेंट कैन बी क्रिएटेड बाय कंपेयरिंग समथिंग टू एन एक्सट्रीम इवेंट, exaggerating वन एस्पेक्ट और यूजिंग लेस descriptive लैंग्वेज देन वॉट मे बी एक्सपेक्टेड। तो अंडरस्टेटमेंट कैन बी क्रिएटेड, ये पैदा किया जा सकता है बाय कंपेयरिंग, तुलना करके, समथिंग किसी चीज़ की, टू एन एक्सट्रीम इवेंट किसी बहुत मतलब एक्सट्रीम घटना से, पराकाष्ठा वाली घटना से, एग्जेजरेटिंग वन एस्पेक्ट एक पहलू को बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर, और यूजिंग लेस डेस्क्रिप्टिव लैंग्वेज और कम वर्णन वाली भाषा प्रयोग करके, देन व्हाट माइट बी एक्सपेक्टेड जितना कि उम्मीद होती है। द यूज ऑफ अंडरस्टेटमेंट इन राइटिंग इज अ ग्रेट वे टू क्रिएट ह्यूमर। तो अंडरस्टेटमेंट का प्रयोग लेखन में एक बड़ा तरीका है टू क्रिएट पैदा करने का, ह्यूमर माने हंसी, एंड ड्रॉ आउट द इमोशंस ऑफ योर ऑडियंस और अपने ऑडियंस से, अपने दर्शकों की जो इमोशंस हैं उनको निकालने का। क्या है, मैंने रिपीट कर दिया क्या? अंडरस्टेटमेंट कैन बी क्रिएटेड बाय कंपेयरिंग समथिंग टू एन इवेंट मोर एक्सट्रीम, एग्जेजरेटिंग। अरे मैं भी क्या करती हूँ, मैं रिपीट कर रही हूँ कि इन्होंने रिपीट कर दिया बुक वालों ने, मैंने ये ध्यान नहीं दिया इस बात पर, लगता है इन्होंने रिपीट कर दिया है। फिर है कुछ टाइप्स दिए हुए हैं अंडरस्टेटमेंट के। आयरनिक अंडरस्टेटमेंट, आयरनी एंड अंडरस्टेटमेंट आर टू ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स। आयरनी और अंडरस्टेटमेंट, आयरनी विडंबना होती है, ये कई बार मैंने आपको पढ़ाते वक्त ओथेलो में भी बताई थी, और मैकबेथ में तो कितनी आयरनी है। यानी कहता कुछ और है व्यक्ति, जो कैरेक्टर है कह कुछ और रहा होता है और होता कुछ और है ना। जैसे डेस्डिमोना को बहुत भरोसा था कि वो जैसा कहेगी वैसा होगा, और होता कुछ और ही है उसके साथ, बेचारी के साथ। जैसे कि वो एक स्टेटमेंट था जिसमें वो कहती है कि वो ऐसी जगह पैदा हुआ है ओथेलो कि वहाँ सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा पड़ती है कि उसने सारा गुस्सा या सारी जो बुरी क्वालिटीज़ हैं शक करने वाली, वो सब उसके अंदर से सोख ली हैं सूरज ने। यानी मेरा पति मुझ पर कभी शक नहीं करता, गुस्सा नहीं करता, ऐसा कहती है डेस्डिमोना। आपको याद होगा, ओथेलो तो आपने पढ़ा है मेरे साथ। तो अब ये जो स्टेटमेंट है बड़ा आयरनिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि अगले ही पल उसके ऊपर बहुत गुस्सा करने वाला है वो, और कितना शक करने वाला है उसके ऊपर। तो ये आयरनिकल स्टेटमेंट होते हैं। तो आयरनी एंड अंडरस्टेटमेंट आर टू ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स, ये बहुत ताकतवर हथियार हैं इन अ राइटर्स टूल किट। एक लेखक के तरकश में ये बड़े तीर होते हैं। दे कैन ऐड न्यूएंस एंड डेप्थ, ये क्या है, ऐड जोड़ सकते हैं, मतलब न्यूएंस एंड डेप्थ, गहराई और एक न्यूएंस, आप इसके आकर्षण कह सकते हैं, और मतलब इम्प्रेशन कह सकते हैं, टू इवन द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट। यानी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सपाट स्टेटमेंट होते हैं उनमें व्हेन यूज्ड करेक्टली, जब इनको सही तरीके से प्रयोग किया जाता है। कॉमेडिक अंडरस्टेटमेंट एक होता है, कॉमेडिक मतलब कि हंसी दिलाने वाला अंडरस्टेटमेंट। अ कॉमेडिक अंडरस्टेटमेंट इज अ लिटरेरी डिवाइस, ये एक ऐसी साहित्यिक तकनीक है यूज जिसका प्रयोग किया जाता है टू मेक लाइट, हल्का बनाने के लिए, ऑफ अ सिचुएशन, एक परिस्थिति को, और अंडरस्टेट एन इवेंट्स ग्रेविटी, और एक घटना जो कि बहुत गंभीर है उसको कमतर शब्दों में अभिव्यक्त करने का। फिर है मॉडेस्ट अंडरस्टेटमेंट, यानी थोड़ा सा नरम सा, हल्का सा अंडरस्टेटमेंट। अ मॉडेस्ट अंडरस्टेटमेंट कैन बी पावरफुल टूल इन लिटरेचर। तो जो हल्का सा अंडरस्टेटमेंट है ये एक बड़ा ताकतवर टूल है, यंत्र है, औजार है साहित्य में। लैंडिंग एन एयर ऑफ आयरनी और सोफिस्टिकेशन,
यानी ये एयर माने यहाँ पर भावना है, जो कि भावना प्रदान करता है। आयरनी की सफिस्टिकेशन, जैसे सफिस्टिकेटेड क्या होता है, परिष्कृत होता है ना। तो एक परिष्कृत क्या होता है वो भी फिर आप कहेंगे कि हिंदी हमारी समझ में नहीं आई। यानी किसी चीज़ को अच्छे से सुधार कर प्रयोग करना, वो परिष्कृत करना होता है। इन अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में, एक वक्तव्य में। तो जब किसी चीज़ को थोड़ा स्पेसिफाई करके कहा जाता है तो वो थोड़ा मॉडेस्ट अंडरस्टेटमेंट कहा जाता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू कम्युनिकेट ह्यूमिलिटी और इवन सार्काज्म। तो ये ह्यूमिलिटी होती है विनम्रता, और सार्काज्म होता है थोड़ा सा व्यंग। तो ये चीज़ें भी अभिव्यक्त करता है ये। द ऑथर कैन क्रिएट अ मोर न्यूएंस्ड और एंड इंटरेस्टिंग नरेटिव बाय अंडरस्टेटिंग द फैक्ट्स। तो मतलब कि एंड द ऑथर, लेखक, कैन क्रिएट, पैदा कर सकता है, मोर न्यूएंस, और ये न्यूएंस वर्ड फिर आ गया, बड़ा न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है न्यूएंस मतलब आप देखते हैं ना कि कुछ शेड होते हैं, पिंक के कितने सारे शेड होते हैं, एक बेबी पिंक है और जाने कौन कौन से पिंक हैं। तो वो जो सटल डिफरेंस होता है, हल्का सा अंतर होता है शेड में, मीनिंग में, वो न्यूएंस कहलाता है ना। न्यूसेंस मत बोल देना या लिख देना, वो न्यूएंस कहलाता है। तो अ मोर न्यूएंस्ड मीन एक ज़्यादा शेड वाला, एक थोड़ा ज़्यादा अंतर वाला, डिफरेंस वाला, एंड इंटरेस्टिंग नैरेटिव, और ज़्यादा रोचक वर्णन बाय अंडरस्टेटिंग, यानी थोड़ा कम या हल्के शब्द प्रयोग करके द फैक्ट्स, उन तथ्यों के बारे में। रीजन्स फॉर द यूज ऑफ अंडरस्टेटमेंट, अंडरस्टेटमेंट के प्रयोग के कारण। देयर आर सेवरल रीजन्स, बहुत सारे वजह हैं वाई एन ऑथर माइट यूज अंडरस्टेटमेंट, जिनकी वजह से लेखक अंडरस्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं इन देयर राइटिंग, अपने लेखन में। समटाइम्स, कभी कभी द ऑथर में वॉन्ट टू डाउन प्ले, जो लेखक है वो डाउन प्ले करना चाहता है अ कैरेक्टर्स अचीवमेंट्स, एक पात्र के उपलब्धियों को मतलब कमतर आंक के दिखाना चाहता है, और क्वालिटीज़ या उसकी क्वालिटीज़ को, उसकी विशेषताओं को, टू मेक देम सीम मोर रिलेटेबल एंड लाइकेबल, उनको ज़्यादा रिलेटेबल माने जब आप अपने को जोड़ सकते हैं, किसी चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, और लाइकेबल माने ज़्यादा ऑडियंस को पसंद आए। यानी जब हमको ऐसा कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारी ताकत होती है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, तो हम उससे अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते है ना, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि हम बहुत इंटेलिजेंट तो होते नहीं, हम बहुत ताकतवर नहीं होते, हम बहुत खूबसूरत नहीं होते, तो हम कब अपने आप को रिलेट कर पाएंगे एक कैरेक्टर से, जब वो कैरेक्टर थोड़ा हमारे जैसा होगा, है ना। हमारे अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं, और एक सामने आपके हीरोइन है, हीरो है, जिसके अंदर कोई कमी नहीं है, तो फिर हम उसे आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाएंगे। तो रिलेटेबल बनाने के लिए, लाइकेबल बनाने के लिए ये अंडरस्टेटमेंट दिया जाता है। इन अदर केसेस, दूसरे शब्दों में, द ऑथर माइट वांट टू क्रिएट कंट्रास्ट और आयरनी, जो लेखक है वो एक कंट्रास्ट पैदा करने की कोशिश कर सकता है, एक आयरनी पैदा करने की कोशिश कर सकता है, बाय इंटेंशनली, जानबूझकर, अंडरस्टेटिंग, यानी हल्के शब्दों में कहकर समथिंग, किसी चीज़ को, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, एंड इन यट अदर केसेस, और दूसरे केसेस में, मामलात में, द ऑथर माइट सिंपली बी ट्राइंग टू बी फनी, लेखक हो सकता है कोशिश कर रहा हो फनी होने की, यानी हास्यास्पद बनने की। अब रह गया आपका जो एक लास्ट, मैं तो पिछले वाले को ही लास्ट कह रही थी, लेकिन अभी वेरी सिमिलिट्यूड भी बचा है। वेरी सिमिलिट्यूड, चलिए इसको भी कर लें क्या इसी में शामिल, फटाफट से इसको भी देख लेते हैं, तो आज इसको ख़त्म ही कर देते हैं। मीनिंग ऑफ वेरी सिमिलिट्यूड, तो पहले मैं समराइज कर दूँ वेरी सिमिलिट्यूड का मीनिंग, आपको संक्षेप में बताऊँ तो देखिए, ये लेखक एक ऐसी दुनिया आपके लिए क्रिएट करना चाहता है जिसको आप रियल समझें, है ना। आपको ये लगे कि जहाँ जो आप पढ़ रहे हैं या फिर सामने नाटक में जो आप देख रहे हैं वो वास्तविक दुनिया है ना। आप अपने आप को भूल जाएं और आपको वही दुनिया रियल लगने लगे, है ना, जो चीज़ें हैं वो वास्तविक लगने लगें, तो ये वेरी सिमिलिट्यूड होता है। और कभी कभी क्या है, अरे आपने वो देखी होगी, मैट्रिक्स मूवी देखी होगी,
नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, बड़ी मज़ेदार है। आपको लगता है कि जो आप वहाँ देख रहे हो ना, वाकई में वही रियल दुनिया है, ये जो आप देख रहे हो ये रियल दुनिया नहीं है ना। बड़ी मज़ेदार मूवी है। तो अच्छा, एक चीज़ ये होती है, आगे अब इसमें आएगा, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। कभी कभी आपको ना अपना दिमाग घर टांग के जाना होता है, जब मूवी देखने जा रहे हो तो ही आप उसको एंजॉय कर पाओगे। अब जैसे मैंने एक तो मैट्रिक्स का आपको एग्जांपल दिया, और दूसरा आपने बहुत फेमस मूवीज़ हैं ये इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम, ये तो देखी होंगी। थैनोस की जो दुनिया है, और क्या गजब दुनिया है। तो ये सब, इनको एंजॉय करने के लिए आप दिमाग घर टांग के जाएंगे तो मज़े आएंगे, और जो आपने अपना लॉजिक लगाया तो फिर आप मज़े नहीं ले पाएंगे उसको। तो वो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कहलाता है। यानी डिसबिलीफ होता है अविश्वास, है ना, चीज़ों पर विश्वास नहीं करना। और विलिंग माने जानबूझकर, और सस्पेंशन आप सस्पेंड कर देते हैं अपने डिसबिलीफ को, अपने अविश्वास को। आप विश्वास कर लेते हैं कि भाई थैनोस जैसा भी कोई एक विलेन हो सकता है, और इतने सारे सुपर हीरोज़ हो सकते हैं, है ना, जो जाके उससे लड़ते हैं। तो ये विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है। चलिए अब शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ वेरीसिमिलिट्यूड। वेरीसिमिलिट्यूड का अर्थ, वेरीसिमिलिट्यूड इज अ थियोरेटिकल कंसेप्ट दैट डिटरमिन्स द लेवल ऑफ ट्रुथ। तो वेरीसिमिलिट्यूड एक थियोरेटिकल माने सिद्धांत है, कंसेप्ट माने सिद्धांत होता है, दैट डिटरमिन्स, जो कि निश्चित करता है, द लेवल माने स्तर, ऑफ ट्रुथ, सत्य का, इन एन एजर्शन, एक कथन में, और हाइपोथेसिस, या फिर एक हाइपोथेसिस को हिंदी में क्या बोलेंगे, यानी जो हम सोचते हैं कि हाँ ऐसा है, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं ना, रिसर्च जब करते हैं तो हम एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, फिर उस हाइपोथेसिस के आधार पर पूरी हमारी रिसर्च चलती है, और लास्ट में हम फिर जब कंक्लूजन निकालते हैं तो फिर हमको पता चलता है कि हमारी हाइपोथेसिस सही थी कि नहीं थी, है ना। तो वो हाइपोथेसिस कहलाती है। शुरू में हम जो एक क्या कह सकते हैं, आकलन कर लेते हैं फैक्ट्स का, हाइपोथेसिस होती है। अब मुझे एग्जैक्ट वर्ड हिंदी में याद नहीं आ रहा है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ फिक्शन राइटिंग। तो ये भी एक मोस्ट इसेंशियल यानी बहुत सर्वाधिक आवश्यक लिटरेरी डिवाइसेस में से है, साहित्यिक तकनीकों में से है, ऑफ फिक्शन राइटिंग, यानी जो लिटरेचर लिखने की। फिक्शन का मतलब सिर्फ नॉवल या शॉर्ट स्टोरी नहीं, बल्कि यहाँ ड्रामा भी है। इन सिमिलर टर्म्स, यानी ऐसे ही शब्दों में, इन सिंपलर टर्म्स यानी साधारण शब्दों में, वेरीसिमिलिट्यूड है हाउ सिमिलर टू रियल लाइफ, के जो वास्तविक जीवन है उसके सिमिलर, उसके समान। अ लिटरेरी वर्क इज, कि जो एक साहित्यिक रचना है वो कितना समान है रियल लाइफ के। इट इज़ एन इनक्रेडिबली इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत ज़्यादा अविश्वसनीय तरीके से महत्वपूर्ण अंग है, ऑफ ऑल लिटरेरी वर्क्स, सारे साहित्यिक रचनाओं का, फ्रॉम नॉन फिक्शन टू फैंटासी, नॉन फिक्शन से लेकर फैंटासी तक का। ऑल लिटरेरी क्रिएशन, सारी साहित्यिक रचनाएं, हैव सम अमाउंट ऑफ वेरीसिमिलिट्यूड, उनमें कुछ न कुछ मात्रा होती है वेरीसिमिलिट्यूड की। दिस मीन्स, इसका मतलब है, दैट ऑल राइटिंग इज रूटेड, सारी लेखन की जड़ होती है, इन रियलिटी, वास्तविकता में, टू सम डिग्री, कुछ हद तक। वेरीसिमिलिट्यूड टेंड्स टू बी बेस्ड अराउंड द अपीयरेंस, दिख तो रहा है ना, चलिए, तो वेरीसिमिलिट्यूड टेंड्स टू बी बेस्ड, यानी वेरीसिमिलिट्यूड आधारित होता है अराउंड द अपीयरेंस और प्रॉक्सिमिटी टू बीइंग रियल, यानी जो अपीयरेंस है, जो हमको छवियां दिखाई देती हैं, या फिर प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है लगभग, टू बीइंग रियल, वास्तविक, और द ट्रुथ या सच्चाई के, यानी लगभग वास्तविकता के और सच्चाई के बराबर होता है। इट वॉज अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्क ऑफ कार्ल पॉपर एंड कैन बी यूज in a variety of different ways to describe something as well। तो ये बहुत मात्रा में, ये ना किसी एक लेखक की नहीं, ज़्यादातर लेखकों की रचनाओं में ये होता है, और इसका प्रयोग किया जाता है डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीकों में, टू डिस्क्राइब, वर्णन करने के, समथिंग एज वेल, किसी चीज़ को। इट इज़ अ वे ऑफ इम्प्लाइंग द बिलीवेबिलिटी और लाइकलीहुड ऑफ अ थियरी और नरेटिव। ये एक तरीका होता है, यानी बिलीवेबिलिटी, विश्वास
विश्वसनीयता बनाने के लिए, लाइकलीहुड माने समानता बनाने के लिए, ऑफ अ थियरी एक सिद्धांत की, और नैरेटिव या फिर एक कहानी की, एक वर्णन की। यानी एक सिद्धांत को, एक कहानी को वास्तविकता के धरातल पर रियलिटी में दिखाने का एक तरीका होता है। वेरिसिमिलिट्यूड इन लिटरेचर इज कंसर्न, यानी वेरिसिमिलिट्यूड साहित्य में संबंधित होता है विद हाउ कन्विंसिंग अ लिटरेरी वर्क इज फॉर दोज रीडिंग इट, कि एक साहित्यिक रचना कितनी कन्विंसिंग है, कितनी विश्वसनीय है उन लोगों के लिए जो इसको पढ़ रहे हैं। ऑडियंसेस शुड बी एबल टू सस्पेंड देयर डिसबिलीफ, यानी जो ऑडियंस हैं, जो पाठक हैं या दर्शक हैं, वो एबल माने कामयाब होने चाहिए, टू सस्पेंड यानी एक तरफ रखने के, देयर डिसबिलीफ अपने अविश्वास को, लॉन्ग एनफ टू एंटर द लिटरेरी वर्ल्ड एंड फील दैट इट इज़ रियल, कि भाई वो उनको साहित्यिक दुनिया में प्रवेश कर सकें वो, और महसूस कर सकें कि यही दुनिया वास्तविक है। द इवेंट्स इन द पोएम, प्ले, नॉवल और शॉर्ट स्टोरी शुड बी सिमिलर टू रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस दैट रीडर्स कैन कनेक्ट टू देयर ओन लाइव्स, यानी साहित्य में जो चाहे पोएम हो, यानी कविता हो, नाटक हो, उपन्यास हो, कहानी हो, उसमें जो घटनाएं हैं या जो पात्र हैं वो रियल लाइफ के जैसे होने चाहिए, सिमिलर टू रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस दैट रीडर्स कैन कनेक्ट, ताकि जो रीडर्स हैं, पाठक हैं, वो कनेक्ट कर सकें अपने खुद के जीवन से। विदाउट वेरिसिमिलिट्यूड रीडर्स विल लाइकली टू सेट द बुक टू द साइड, और वेरिसिमिलिट्यूड के बिना जो पाठक हैं हो सकता है किताब को एक तरफ रख दें। अनकन्विंस्ड यानी जब उनको विश्वास नहीं होगा, बाय व्हाट दे हैव रेड जो उन्होंने पढ़ा है, एंड फीलिंग और वो अनुभव करेंगे, अनविलिंग टू कंटिन्यू यानी उन्हें अनिच्छा होगी टू कंटिन्यू आगे जारी रखने का। दिस मीन्स इसका मतलब है दैट गुड लिटरेचर रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द रियल वर्ल्ड वर्क्स, कि अच्छी जो लिटरेचर है, अच्छा जो साहित्य है, उसमें ये समझ होनी चाहिए कि वास्तविक दुनिया कैसे काम कर सकती है, करती है। अब है ये सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, है ना, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ होना चाहिए वैसे तो, जो पूरा टर्म है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बड़ी समस्या है। ये जो कंसेप्ट है ना विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का, मेनली एसटी कॉलेज, सैमुअल टेलर कॉलेज को आप बाद में पढ़ेंगे, तो उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन आप थोड़ा सा जान लीजिए। वही मैंने अभी आपको बताया कि जो दर्शक हैं वो जानबूझकर अपने डिसबिलीफ को, अपने अविश्वास को एक तरफ टांग दें खूंटी पर, और चीज़ों का विश्वास करें जो लेखक कह रहा है या फिर जो ड्रामेटिस्ट, नाटककार आपको दिखा रहा है। डायरेक्टली रिलेटेड टू वेरिसिमिलिट्यूड, यानी वेरिसिमिलिट्यूड से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ इज द फ्रेज, वो है फ्रेज कॉल्ड विलिंग तो यहाँ दिया ही नहीं, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, यानी अविश्वास को सस्पेंड कर देना, हटा देना। दिस रेफर्स टू द रीडर्स विलिंगनेस, इसका मतलब होता है जो पाठक है उसकी इच्छा, टू फॉरगेट भूल जाने की, दैट दे आर एंगेज्ड कि वो लगे हुए हैं, इन रीडिंग पढ़ने में, अबाउट अ फिक्शनल वर्ल्ड एक काल्पनिक दुनिया के बारे में, एंड एक्सेप्ट और वो स्वीकार करें, व्हाट दे आर एक्सपोज टू जो भी उनको दिखाया जा रहा है उसको वो वास्तविक तौर पर स्वीकार करें। दिस अप्लाइज टू ऑल लिटरेरी जॉनराज, ये सारे ही जो लिटरेरी जॉनरा हैं, चाहे वो कहानी हो, नाटक हो, कविता हो, उन सब पर लागू होता है। बट इज ईजीएस्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा आसान होता है समझना रिगार्डिंग फैंटासी एंड साइंस फिक्शन, यानी जो फैंटासी लिटरेचर है या जो साइंस फिक्शन है, जैसे कि जो मैं अभी आपको बात कर रही थी एंड गेम, और उसके बारे में बता रही थी इन्फिनिटी वॉर के बारे में, या फिर मैट्रिक्स के बारे में, टर्मिनेटर जो मूवी है उसके बारे में, तो ये सब साइंस फिक्शन से रिलेटेड है। तो वहाँ आपको अपना दिमाग बाहर छोड़ के जाना होता है, जब थिएटर में अंदर घुसते हैं तो दिमाग को बाहर छोड़ के जाना होता है कि भाई लॉजिक ना लगाओ, विश्वास करो कि ऐसा हो भी सकता है ना। जो कंप्यूटर्स हैं या जो रोबोट्स हैं वो आपके खिलाफ भी एकदम खड़े हो सकते हैं। विदाउट सम एलिमेंट ऑफ रियलिटी दीज जॉनराज वुड बी हार्ड टू कंज्यूम, यानी ये बिना एलिमेंट के, रियलिटी के, ये जो जॉनराज हैं हार्ड, बड़े मुश्किल होंगे टू कंज्यूम माने उनको पचाना, उन पर विश्वास करना। रीडर्स नीड टू बी कन्विंस, रीडर्स को विश्वास दिलाया जाना होता है दैट द इवेंट्स आर पॉसिबल, कि ये जो घटनाएं हैं संभव हैं,
है ना। इस तरीके से वहाँ पर दिखाया गया है। टर्मिनेटर में भी आपने देखा होगा कि जो रोबोट्स हैं हो सकता है एक दिन वो अपने तौर पर सोचने लगें। हिंदी में भी तो रोबोट मूवी बनी थी ना, वो भी देखी होगी आपने, ऐश्वर्या राय वाली। अ, हिंदी में कहाँ थी, शायद तमिल में थी और फिर हिंदी में डब की गई थी। खैर जो भी है, लेकिन इन चीज़ों में क्या है, एक रीडर्स को ये विश्वास दिलाया जाता है कि भाई ऐसा पॉसिबल है, इवन इफ दे आर क्वाइट डिफरेंट एंड डिस्टेंट। हालांकि ये चीज़ें एकदम डिफरेंट हैं और डिस्टेंट हैं, यानी दूर की कौड़ी दिखाई देती है कि भाई अभी तो एटलीस्ट ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन भविष्य में तो ऐसा संभव है ना। द इंटरेक्शन बिटवीन कैरेक्टर्स एड अ लॉट टू अ स्टोरीज वेरिसिमिलिट्यूड। तो जो इंटरेक्शन होता है कैरेक्टर्स के बीच में वो बहुत कुछ जोड़ता है कहानी के वेरिसिमिलिट्यूड में, यानी कहानी की वास्तविकता में, सच्चाई में। ठीक है, यहीं ख़त्म करें क्या, है ना। मेरे हिसाब से अब आज के इस वीडियो में इतना काफ़ी है और आपका अभी का काम हो जाएगा अपनी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो आपके क्वेश्चंस आएंगे इन टॉपिक्स पर टिप्पणी लिखने को आती है, कमेंट लिखने को आता है। जैसे आपको क्वेश्चन आएगा कमेंट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, तो आपको मान लीजिए ये वेरिसिमिलिट्यूड दे दिया या थीम दे दी, तो आपको उन पर इतना इतना आप लिख देंगे, सफिशिएंट होगा। ठीक है, ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।